कहा हो भैया की हाल चाल बा। आज अखिलेश का बर्थडे बा। उसमें ओपी राजभर ने बहुत ही बढ़िया लंबा सा उनको बर्थडे गिफ्ट दिया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। पॉलिटिक्स की दुनिया ऐसी है जहाँ पे कभी क्या बोलते हैं, लीन सीजन नहीं होता है, मतलब ठंडा माहौल नहीं होता है। हमेशा से गर्मी बनी रहती है। कभी किसी का बर्थडे आ जाता है तो उस पे विशेष जो अलग अलग तरीके की होती हैं। कभी कोई अपनी माता जी से मिलने चला जाता है, कभी मुसीबत आ जाती है तो अलग कहानी हो जाती है, कभी इनकाउंटर हो जाता है तो अलग कहानी हो जाती है, बट इट्स ऑलवेज अ ग्रोइंग फील्ड एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभिषेक के साथ तो आज हम बात करने वाले हैं। अखिलेश भैया का आज बर्थडे है, तिरछी टोपी वाले। ओहो हो, लाल कलर की टोपी डालते हैं ना। उसके साथ में ओपी राजभर ने आज उनको बहुत प्यारा सा बर्थडे वो दिया है, गिफ्ट दिया है। एनीवे, ऑन अ सीरियस टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं यूपी इलेक्शन के बारे में। अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर वर्सेस राम मंदिर एंड ऑल्सो पंजाब इलेक्शन। सो स्टे विद अस, बहुत सारी डिटेल्स लेकर आए हैं अभिषेक। जब भी आते हैं तो बड़ी अंदर की और मजेदार न्यूज लेकर आते हैं। पहले तो ये तिरछी टोपी वाले गाना क्या अखिलेश को याद रख के बनाया गया था, क्या बताइएगा जी। और वैसे एक चीज बता दूं, व्यूअर्स नहीं जानते हैं, एक तो ये भाई साहब इंजीनियर है, यूट्यूबर बाय पैशन बन गए, और तीसरा ये संगीत सीख रहे हैं, गिटार बजाना, और बड़ा अच्छा गिटार बजाते हैं और गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं। जी अभिषेक, और वेरी वार्म वेलकम। मैं तो जिस तरह से एयरपोर्ट के लॉबी से वो निकल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि गाना गाऊं उनके लिए कि हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। और इसका जो अंतरा है वो बड़ा फिट बैठेगा अभी जो मैं गाने वाला हूँ, इनफैक्ट बोलने वाला हूँ, गाऊंगा तो नहीं। बहुत खूबसूरत है हर बात तेरी, बहुत खूबसूरत है हर बात तेरी, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर। अब छोड़िए, दास्ताने मोहब्बत की तो ओपी राजभर और इनके बीच चल ही रही है। मुझे लगता है कि सबका 7.5 ही चलता है। अखिलेश यादव का 7.5 ही रिपीट हुआ है। वो जिस रास्ते जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस पॉलिटिक्स करना भी चाहते हैं। क्या है ना गायत्री, हम अपने लाइफ में अपोनेंट उसको चुनते हैं जो हमसे आगे हो, हमसे बेहतर हो। हम अपने से बेहतर बनना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा उसके साथ की जाती है जो आपसे अच्छा हो। अब प्रतिस्पर्धा में भारत बांग्लादेश को 5 टेस्ट मैच में रौंद भी दे तो कौन सा तोप उखाड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हराए तो बात है, तब कोई बात बने। तो अखिलेश यादव जी को योगी जी से नहीं लड़ना है। वो समझ गए कि योगी जी को मैं डिफीट नहीं कर सकता हूं। वो ओपी राजभर के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं और एक दूसरे के ट्वीट पे उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन आज जो ओपी राजभर ने लिखा है, स्पेशली वो कुछ लाइन जो मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत सोचा मैं आपको क्या उपहार। ऐसा लग रहा है कि पूरी शायरी करके बैठे थे। और मुझे थैंक यू बोलना है कि ओपी राजभर जी ने जिस भी आदमी को ट्विटर या फिर इसको मैनेज करने का दिया है ना, वो उनकी राजनीति को सही ट्रैक पर लेके आए। एनीवे, मैं वो पढ़ना चाहता हूं जो एकदम शब्दावली का जो प्रयोग है, अक्षर सब। बहुत सोचा कि आपको क्या उपहार दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप स्वयं खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है। हम भला क्या दें आपको। आई मीन, तो नीचे जो लिख रहे हैं, उम्र में बड़ा अनुभव होने के नाते एक बेसकीमती सलाह दे रहा हूं। इस सलाह को जन्मदिन के पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी आराम तलबी जिंदगी से जितना जल्दी हो बाहर निकले। ये I mean, ये गिफ्ट दे रहे थे या कटाक्ष कर रहे थे उनके साथ? अब आप सोचिए कि कटाक्षी हो है, और कटाक्ष इस कारण से क्योंकि ये पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। मैं तो इस पूरे न्यूज को ट्रैक कर रहा था। ये जब से लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने राम मंदिर पर दिव्यास्त्र चलाया। इसके पहले योगी जी आकर के काटते ओपी राजभर लक्ष्मण जी की तरह, योगी जी के लक्ष्मण जी की तरह। इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, गलत ना समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे योगी जी के छोटे भाई है, वैसे छोटी भाई होकर एकदम आप सामने से दिव्यास्त्र से काट दिया। बोला तुम बोलोगे राम मंदिर पर है। याद दिलाओ पिताजी ने क्या क्या कहा। फिर उन्होंने कोई रिप्लाई किया था, मुझे याद है, तो गोमती रिवर फ्रंट पे उन्होंने कहा, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के 3 लोग जानकार हैं, एक डिंपल यादव, एक अखिलेश यादव, और तीसरा अपना नाम लिख लिया। बोला कहो तो सारे राज खोल दूं।
तो अखिलेश यादव थोड़े से घबराए हुए हैं, नर्वसा गए, जिसको आप कहें ना। तो अब वो नर्वसनेस में और आदमी मिस्टेक करता है। तो उनके ट्रोल्स जो ओपी राजभर पे अपना टाइम, आप यही समझो कि कितनी बड़ी गेम है। उनके सारे फैन, सारे ट्रोल ओपी राजभर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और योगी जी के लिए पूरा स्पेस खाली हो गया। इससे के आई मस्ट से कि मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है यूपी इलेक्शन, क्योंकि पूर्वांचल में सीरियसली अखिलेश यादव बेटर कर सकते थे, मुझे उम्मीद है, और करेंगे। मुझे लगता है अगर अच्छे से उसको हैंडल किया पूर्वांचल को, तो क्योंकि पूर्वांचल में मल्टीपल चीजों को लेकर के बीजेपी का कोर वोटर उनसे नाराज है, उसके मल्टीपल कोर इश्यूज हैं। जैसे लेकिन पहली चीज कम्युनिकेशन गैप नेता और ग्राउंड के बीच। दूसरा विधायकों के प्रति हैवी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि पूर्वांचल के विधायक अपने किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी इस अफसरशाही में काम नहीं करा पा रहे। अब वो काम नहीं करा पा रहे तो सबसे बड़ी बात, वो भी खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम से कम जनता के बीच जाकर के रखे कि ठीक है आपकी समस्याएं ये है, मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, बातें करूंगा, वो सब नहीं चल रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी लगातार राइज हो गई है। अब इसको हैंडल आप कैसे करेंगे? आप क्षेत्र में कम से कम बने रहें, शादी ब्याह में जाएं, लोगों से मिले जुले, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं इसको लेकर के भयंकर नाराजगी रही है। दूसरा, बीजेपी का अनडाउटेडली ब्राह्मण समाज कोर वोटर रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज अगर थोड़ा बहुत छिटक रहा है या नाराज है तो आप प्रयास करेंगे कि आप उनसे कनेक्ट करो। अब मल्टीपल, ये क्या होता है कि एक दिन में इस तरह का विद्रोह या विरोध का भावना जन्म नहीं लेता। धीरे जब धीरे 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 होता है। हाँ, वो धीरे धीरे होता है। जब यूजीसी आया ना और ये सारी चीजें हुई, तो वो एक स्पार्क था। लेकिन उसके पहले का कारण क्या है? पूर्वांचल में गायत्री सबसे अधिक फर्जी एससी एसटी के केसेस लगते हैं और वो इंपैक्ट किया है। उसके ऊपर जब यूजीसी आया तो योगी जी के प्रति उतना गुस्सा नहीं है जितना एनडीए के प्रति है। अब उसमें एक और देखिए, पूर्वांचल, बिहार और यूपी का ही पूरा टेक्सचर आप ले लें, इनफैक्ट उसमें एमपी आप जोड़ लीजिएगा, और तो इधर के लोग जो बाइक या कार लेते हैं ना, वो 5 साल के लोन ईएमआई पे लेते हैं। इसी बीच नितिन गडकरी जी को याद है कि नहीं, एथेनॉल तो 20% कंपलसरी है। और यहां मतलब होती है, कई मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त। हाँ, जब ये कई मुद्दे होते। अच्छा, क्या होता है ना कि ये वो इलाका है जहां पर पॉलिटिकल चर्चा खूब होती है, तो उसके इंपैक्ट बहुत तेजी से पड़ते हैं। हालांकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये मुद्दे योगी जी के ऊपर हिट करेंगे या मोदी जी के ऊपर, ये देखने वाली, क्योंकि योगी जी इन सब से रिलेटेड नहीं है। योगी जी हिंदुत्व का फेस है, योगी जी हैं तो मुमकिन है, और बहुत सारी बातें हैं कि बटोगे तो कटेगी, वो सारी चीजें हैं। तो पॉलिटिकली इसको बीजेपी सुधार सकती है, लेकिन अभी वो चीजें पूर्वांचल में नजर आती है। तीसरा, पूर्वांचल के लिए जो सबसे खराब हुआ, एके शर्मा जी जब से बिजली मंत्री बने हैं, गायत्री जी, ये फैक्ट है कि यूपी में जो श्रीकांत शर्मा जी बिजली व्यवस्था लेकर के आया और जिस प्रकार से चीजें एकदम बदल दी, 2022 के बाद एके शर्मा जी मिजरेबली फेल हुए हैं, मिजरेबली फेल हुए हैं, और उसका इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि इस गर्मी में जिस प्रकार से पावर कट हुए हैं, चाहे वो आजमगढ़ चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपके दर्शक बता देंगे कि हाँ अभिषेक भैया ये बात सही बोल रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि योगी जी अकेले पूरी टीम को खींच रहे हैं। तो वापस अखिलेश उधर वाली साइड पे आते हैं जो आपने कहा, वो ईस्टर्न यूपी की तरफ बीजेपी के लिए थोड़ा सा नहीं, आप एक तो पूर्वी यूपी का ही है और पश्चिमी यूपी का। पश्चिमी यूपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हुई है। उसके कारण मैंने बोला ना कि अखिलेश यादव को जो ये सलाह दिया है, ओपी राजभर ने बहुत मूल्यवान सवाल दिया है। ये सलाह, लेकिन करें कैसे? दरअसल अखिलेश यादव की टीम में अभी एक तो अखिलेश अकेले हैं। क्या अखिलेश यादव 400 सीटों पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या 400 सीटों को स्वयं मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी समय में इनके साथी मुख्तार अतीक जैसे लोग होते थे। अब अतीक अहमद था,
तो प्रयागराज छोड़िए, उसके आसपास बहुत चीजों को मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, अतीक मैनेज कर लेता। मुख्तार अंसारी गाजीपुर भी मैनेज करते, मऊ भी मैनेज करते, बलिया तक इंपैक्ट जाता था। अब अतीक नहीं रहे, मुख्तार नहीं रहे, आजम खान सिर्फ रामपुर तक थोड़ी ना मैनेज करते आजम खान। तो इनकी टीम कमजोर हुई, उसका कारण भी है। अब दूसरी बात, इसको और हम थोड़ा सा इनहैंस करें, लास्ट टाइम इलेक्शन में आरएलडी साथ में लड़ी थी अखिलेश यादव के, इस बार आरएलडी एनडीए में है। इस पॉइंट को लोग मिस कर रहे हैं। और आप सोचो कि पश्चिमी यूपी में पूरा जाट इक्वेशन, चूंकि अब आरएलडी भी बीजेपी में आ गई है, तो ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पास, क्योंकि कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस का हाँ सॉरी, और जो ओपी राजभर की जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। यही बात है ना कि लास्ट टाइम ओपी राजभर भी उधर थे, ओपी राजभर भी इधर आ गया। तो अब अखिलेश यादव इस समय राहुल गांधी के भरोसे नहीं जा सकते। इनफैक्ट राहुल गांधी के भरोसे तो बीजेपी बैठी है कि हमारा कब स्टार प्रचारक आएगा, प्रचार करेगा और हमारे लिए मतलब चीजें आसान होगी। राहुल गांधी जितना यूपी इलेक्शन में डिले करेंगे बीजेपी को उतना लॉस है, मेरा पर्सनल मानना है। अब तक उनको राम मंदिर पे और इन सब पे, जैसे प्रियंका वाड्रा ने कमेंट्री करी थी, 2-4 कमेंट्री दे देनी थी, पर सुप्रिया श्रीनाथ दे रही और राहुल गांधी नहीं दे रहे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छी बात नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी को कुछ सीरियस होना पड़ेगा, अपने कुछ मैसेंजर से मैसेज भिजवाना होगा कि अरे राहुल को बुलवाओ। राहुल गांधी बोलेंगे तब जाके मैटर डायल्यूट होगा, ठीक है। एक तो ये चीज है, और अयोध्या के आसपास इस चीज का मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाना चाहती है वो भी योगी जी पर नहीं चिपक रहा है। राम मंदिर का एक जो पूरा प्रकरण है वो योगी जी पर बिल्कुल नहीं चिपका, अच्छी बात ये है। तो आप तमाम चीजों को अगर काउंटर करके देखें तो अखिलेश पीछे नजर आते हैं। कितना पीछे वो समय बताएगा, अभी मैं कोई नंबर नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज भी इलेक्शन हो जाए बिना प्रिपरेशन के, तब भी बीजेपी 250 तो आ जाएगी। अब वो 300 की तरफ जाएगी नहीं जी, ये तो उनके तैयारियों पर निर्भर है, कितना तैयार होते हैं। हाँ, जबकि गायत्री क्लासिक बात यह है कि ये लोग लोकसभा में बीजेपी को हरा चुके हैं। अगर लोकसभा की सीटों को आप कन्वर्ट करेंगे तो आज 241 सीटें जीतनी चाहिए विपक्ष को, लेकिन क्या वो इस कंडीशन में है? नहीं है। उसका कारण, हाँ, अजय राय चाहते हैं कि कांग्रेस 150 सीट पे लड़े, सहारनपुर वाले चाहते हैं एमपी की कांग्रेस 150 सीट पे लड़े। जब कांग्रेस ही 150 सीट पे लड़के 15 सीटें जीतनी है, तो फिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव जीतेंगे? क्योंकि 150 देखो स्ट्राइक रेट तो पता है गायत्री कांग्रेस का, बहुत लोअर स्टैंडर्ड नहीं कर दिया। मतलब बीजेपी का भी कोई अखिलेश को जवाब नहीं देता, ओपी राजभर जी देते हैं, जो कि उनकी सहयोगी पार्टी है। मतलब पूरे उसमें मतलब लेवल गिराते जा रहे हैं कि देखो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अच्छा चलो भाई तू दे दे, तू उनके साथ काम भी किया हुआ है, आपने उनको जाना भी है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक यहाँ पे स्ट्रैटेजी और मुझे नजर आती है, जो पीडीए को लेकर चलते हैं ये अखिलेश यादव, उस पीडीए में सबसे बड़ा डेंट बीजेपी के फेवर में जो कोई लेकर आ सकता है, ओपी राजभर लेकर आ सकते हैं। भाई पीडीए लेकर घूम रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो ओपी राजभर इज द बेस्ट बेट। नहीं, यही तो बात है ना कि बीजेपी पॉलिटिक्स लेयर में करती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है इस वक्त? कुर्मी समाज से है, ठीक है। मैं समाज यहां पर जाति की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लेयर की पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए मैं दर्शकों कास्ट की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कास्ट में बात नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैसेज क्या दे रहे हो। कुशवाहा समाज का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता केशव प्रसाद मौर्य है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो बीजेपी में, भाई वो भाजपा में डिप्टी सीएम है। ब्राह्मण समाज के इनके पास 2-2 डिप्टी सीएम है। तीसरी बात, मुझे नहीं लगता कि जैसे 2024 में राजपूत समाज एंटी मोदी पॉलिटिक्स किया था, वैसे राजपूत समाज योगी जी के अगेंस्ट जाएगा। दो करनी सेना इस कि हम लोग 40 सीट के आसपास चुनाव लड़ेंगे, बट वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स आप देखना, अभी आप यूपी कवर कर रही हो, 2 महीने बाद आपका पूरा फोकस पंजाब के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरा
दारोमदार टीम योगी के ऊपर छोड़ने वाली है कि आप जैसे हेमंता बिश्व शर्मा ने अकेले असम जीता, आप हमें यूपी जीत के दिखाओ। और सिर्फ टीम बीजेपी नहीं, टीम आरएसएस भी, आरएसएस के लोग जुड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, बट वो सिर्फ यूपी तक रहेंगे। बड़ा गेम बीजेपी का जो इस वक्त बीजेपी आईज ऑन राइट नाउ, आइंग ऑन पंजाब, कि पंजाब वो 28% वोट शेयर शिफ्ट कर सकते हैं क्या। एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग होल थिंग, मतलब वो कॉकरोच भी जनता में जमा हो गया, वहां पे मौलाना भी अब जा रहे हैं, वहां पे ब्रेड पकौड़ा भी दिन का 5-5 खा रहा है अभिजीत दीप के। साले तू तो बीमार पड़ेगा 5 ब्रेड पकौड़े खाएगा, तो जब तू पकौड़े ही ब्रेड पकौड़े 5-5 खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। लेकिन बीमार तो पड़ना है इंटेंशनली। दैट बाय द वे दिस होल स्टोरी यू नो ये कॉपी किया इन्होंने अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी पहले बीमार पड़ा था, तो मैं 5-5 ब्रेड पकौड़े दिन के तले हुए खाऊंगा, समोसे खाऊंगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। उसके बाद कहूंगा अभिजीत दीप के कहेगा कि नाखून कटा के शहीद होना। वहां पे पूरा मौलानाओं की ये जैसे शाहीन बाग में बरस रहा था, वैसे मौलाना ब्रेड पकौड़े बेच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी को पूरा दामोदार दे दिया जाएगा संभालने के लिए, और वाइल शाह मोदी टीम फोकस रहेगी पंजाब की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये इस बार जो हर बार यूपी को डबल बेनिफिट हो जाता था कि नरेंद्र मोदी जी का एक एडेड एडवांटेज मिलता था, संभवतः इस बार जो बीजेपी और संघ के प्लान में है वो ये नहीं है। तो इसीलिए योगी जी ने क्या किया है स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि ओके ठीक है, हम संभाल लेंगे, जैन संभाल लेंगे, हमारे पास टीम है, अनुप्रिया पटेल संभाल लेगी, ओपी राजभर संभाल लेंगे। लेकिन अभी ओपी राजभर को उन्होंने ओपन करा दिया, बोला जा ओपी राजभर, पावर प्ले में बैटिंग करनी है और ऐसी धुआंधार बैटिंग करनी है कि आसपास तेरी कोई नजर ना आए। सो ओपी राजभर एकदम फुल फॉर्म में खेल रहा है। इसका रिवॉर्ड भी उनको लेटर ऑन डेफिनेटली मिलेगा, अलायंस में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनेगा, वो ठीक है। पर बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है आपको या हमको, कि जो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को समझता है या फिर इंटरनल इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आता है। चूंकि आज इंटरनल इंफॉर्मेशन देने का दिन था आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके जा रहा हूं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी यूपी को लेकर के बदली है। इसीलिए बीजेपी ने क्या किया, पहले ही मैं बता रहा हूं ना। अब आप देखो, बीजेपी ने अभी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में कास्ट समीकरण आपने देखा कितनी जल्दी। आप देखो कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को यहां पर लेकर के आइए, सिर्फ क्योंकि वो जानते हैं सिर्फ योगी फैक्टर क्रिएट नहीं करना है, वहां और भी फैक्टर क्रिएट करने हैं। तो लखनऊ के आसपास की चीजें और आपको बदलती हुई दिखेगी। और आप देखो उसमें कार्यकारिणी की जो नई कार्यकारिणी बनी है, वहां पर पूरा समीकरण है ब्राह्मण का, कायस्थ का, कुर्मी का। आप देखो कि उन्हें पता है कि हम आजमगढ़ के यादव को संभवतः ब्रेक कर सकते, तो निरहुआ के ऊपर फिर से वो बेट खेल रहे हैं इस बार अलग ढंग से। एक इंपॉर्टेंट सीट से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि निरहुआ विधानसभा चुनाव लड़वा दिया जाएगा, बोला कि सीधा मंत्री बनो। तो ये सारी चीजों को बहुत माइन्यूट ढंग से वो खेल रही है। क्या अखिलेश यादव की कोई कार्यकारिणी बैठक हुई, कोई लोगों को जिम्मेदारियां वगैरह दी गई? नहीं। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस अलायंस, जो कि संभावित अलायंस है, इन्होंने अपनी बातचीत आगे बढ़ाई? नहीं। बीजेपी ऑलरेडी यूपी में ये सारा चीज कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी को और स्कोर को थोड़ा, जो नए लोग ग्रुप सी या कह लो लेवल सी या लेवल डी के जो नए कार्यकर्ता और नए नेता संभावित तैयार करने हैं यूपी में। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक टर्म और जाएंगे और एक टर्म मुझे लगता है फ्यूचर में हमेशा जाएंगे, उसके बाद योगी जी को टाइम नहीं मिलेगा यूपी को टाइम देने के लिए। संघ की मीटिंग्स में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जब गोरखपुर में संघ प्रमुख गए थे तो ये सारी बातें चली थी, बट इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एपिसोड्स वगैरह कर रखे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि संघ अपनी पूरी शक्ति पंजाब को देने वाला है, और इसी कारण बीजेपी की शक्ति को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए अरविंद केजरीवाल, मैं मानता हूं इस देश में एक पॉलिटिशियन है, वो समझ गया कि बीजेपी किधर जा रही है, तो बीजेपी का फोकस शिफ्ट करा के जंतर मंतर पे लेके आओ, बुलाओ एक मैग्सेसे अवार्डधारी को, बुलाओ खिलाड़ियों के खिलाड़ी आंदोलनजीवी को, प्रशांत भूषण नाम है उसका। तुमने यार गायत्री ये सब चीटिंग मत किया करो, स्क्रिप्ट में प्रशांत प्रदूषण तुम लिखोगी या फिर मतलब इस तरह की बातें, तो नाम प्रशांत भूषण है दोस्तों, मेरे मुंह से निकल गया, इंटेंशनली निकला, सॉरी, मतलब गलती से निकला। वांगचुक भी तो पहुंचा हुआ है बेचारा, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं,
हाँ। देखिए पर मैग्सेसे अवार्ड मैंने सुना है वो 8 बार टॉयलेट जाता है भूख हड़ताल में। मैं तो कहता हूँ वो टॉयलेट में ही भूख हड़ताल करे, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। मैंने पहले ही बोला कि जब 5-5 समोसे खाएंगे अभिजीत दीप के जैसे लोग, तो इम्पैक्ट तो खैर वो भी तली हुई चीजें ऐसी, वो भी मजहबी लोग दे रहे हैं। अब अल्लाह की नेमतें बरस रही है, अचानक अल्लाह की नेमत बरसते बरसते कल शर्जील इमाम याद आया। फिर मुझे याद आया कि हाँ, एक बांग्लादेश में भी मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई भारत के चिकन नेक को कटवाएंगे। फिर शर्जील इमाम ने उससे पहले कहा था कि हाँ भाई, हमारा बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की असम को काट के रखें। फिर ये वाले मैग्सेसे अवार्ड वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, शर्जील इमाम को तो आपको जेल से छोड़ना पड़ेगा, वो तो शांति दूत आदमी है। तो एक पूरा गोल चक्कर लगता है मैग्सेसे अवार्ड वालों का, तो समझ में आता है कि खेल कहीं और है। लेकिन एक और खेल हुआ, बगल में एक और खेल किया इन्होंने। उमर खालिद का इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से इंटरव्यू हुआ है पहला। अरे रे, वो वही मैडम ने तो बांग्लादेश में वो सारे खेल खेले थे ना। वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थोड़े ना, वो तो इंटरनेशनल प्यादी है कि किस देश में अनरेस्ट फैलाना है। वो तो प्रोफेशनल है इस काम में, तो वो वहां नहीं जाना। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिन गधों के ऊपर ये बेट लगा रहे हैं, इनको किसी ने बोला नहीं कि भाई रेस घोड़े दौड़ेंगे, गधों की रेस नहीं है। वो खुद 5 घंटे उस 40 डिग्री के टेम्परेचर में नहीं रह सकता, वो आंदोलन करेगा। तो प्रोफेशनल आंदोलन जीवियों को बुलाया गया। वृंदा करार भी बड़ी बिंदी लगा के पहुंची, तो मेरे मन से गाना निकला, हाय हुकू हाय हाय, ऐसा वो लोग गा रहे हैं देख के। और वहां पे एंटरटेनमेंट बड़ा मजेदार हो रहा है। मतलब नाच गाना चल रहा है, पार्टी चल रही है, आमरण अनशन भी चल रहा है साथ के साथ। एक से एक वहां पे आंदोलन जीवी नजर आ रहे हैं। आइसक्रीम बिक रही है भैया, इस गर्मी में, तपती गर्मी में आइसक्रीम बिक रही है, समोसे बिक रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा बिक रहा है। मतलब बिक क्या रहा है, मिल रहा है फ्री में। और कचरा फैलाने में तो कॉकरोच आगे होती हैं, तो कचरा भी फैला रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये सारा खेल इसीलिए हो रहा है कि पंजाब पर बीजेपी का फोकस शिफ्ट हो जाए। ये लोग मूर्ख हैं। देखो भाई, डाइवर्ट शाहीन करेंगे। जब तुम शाहीन बाग में कुछ ना कर सके, किसान आंदोलन में कुछ ना कर सके, तो अभिजीत दिपके जैसे लोगों के लिए तो वेल प्रिपेयर्ड है। अब ये नारा कर, मैं आज आप शो रिलीज कर देना, मैं 2 दिन बाद दर्शकों का चाहूंगा कि कमेंट आप लोग इस पर आगे कीजिएगा। अब यहां से शुगर, लो शुगर होगा, बीमारी शुरू होगी सोनम वांगचुक की, कहेगा कि आज सरकार इतनी निकम तुड़वा रही है, तुड़वाओ आके। अरे भाई, आपने अनशन किया है, हमसे पूछ के थोड़ी ना किया, मर जाओ, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। गुड रिडन। पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट है। नहीं, आप देखो अभिजीत दिपके जब इंट्रोड्यूस करता है साइंटिस्ट, अरे भाई साइंटिस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसरो वाले, डीआरडीओ वाले मटर नहीं छील रहे हैं। कल उसने बोला कि मैं तो कहूंगा कि दिल्ली पुलिस सबको चाय पिलाए। क्यों भाई दिल्ली पुलिस चाय पिलाए? दिल्ली पुलिस डंडे भी तो मार सकती है, उसमें वो महारथी है। एक और भाई साहब है, वो बॉलीवुड को पूरा नाच नाच के दिखा रहे कि मैं कितने अच्छे मूव्स करता हूँ, मुझे मौका दे दो, मुझे मौका दे दो। सौरभ दास कहीं, मतलब वो हर जब होता है तब नाचने लग जाता है। उसको क्या लग रहा है बॉलीवुड वाले इसका डांस देख रहे हैं कि इसको मौका मिलने वाला है किसी मूवी में? देखिए, एक जो विजेता दैया है, विजेता ही नाम है ना, हाँ, वो एक है जो स्क्रिप्ट राइटर था, जिसने बोला था कि राम भगवान मांस खाते हैं, तो उसका इंटेलेक्ट तो आपको पता ही है। सौरभ दास वही है ना जो गर्मी में जैसे अंग्रेज पंखा झलवाते थे, रखा था, तो इसने रखा था। तो ये लोग तो खुद सामंतवादी लगते हैं शक्ल से ही। वो जूस पी रहा है उसमें, बताइए। पर शाह निर्दयी है, वो अब सारे बताइए ना, उनको पूरी जनता को मजे लेने दे रहे हैं, पर अपना फोकस नहीं हटाया उन्होंने। हमेशा को मतलब क्या है इन लोगों से? हमेशा अपने फोकस पे लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कॉकरोच है, कल मैं देख रहा था एक लड़की बोल रही थी कि जो लोग धर्म के आधार पर वोट करते हैं वो गद्दार है। मैंने बोला यार, मुसलमानों को तुम गद्दार बोल रहे हो उन्हीं का खा के? फिर इसके पहले मैं ऐसा बोलता, उसने क्लियर किया कि हिंदू जो धर्म के आधार पर वोट करते हैं, मतलब ये तो गजब दोगलापन है। मुसलमान 70 साल से रिलीजन के आधार पर वोट कर रहे हैं, तो वो भाई सेकुलर, और हमने रिलीजन के प्रायोरिटी देकर के, एक्चुअली हम रिलीजन को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम तो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये ठीक है। ऊपर से जख्मों का से भरा सीना है मेरा, दिखती है मगर ये मस्त नजर, आरफा खानम शेरवानी, उसने नेशनल आइकन बना के रखा था एक बंदे को। वो यार किस वापस हिंदू धर्म में वापस आ गया यार। किसकी बात तो कर रहे हो? शामली वाला केस आपको याद नहीं है?
जितेंद्र जी की बात कर रहे हो आप? जो अपना जो अमन भाई था, जो 5 साल मुसलमानी के अरे साथ रह हाँ के हाँ अपना, हाँ, वो जो चंदा कुरैशी वाला कहानी है, तो कौन सी सम हाँ कुरैशी लड़की, हाँ चांदनी हाँ हाँ, कुरैशी, हाँ वो चांदनी वापस कुरैशी वाले, वाली, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो 5 साल बाद वो पूजा कर रहा है। उसको हम्म। अभी कुछ दिन पहले आरफा खानम शेरवानी ने बोला था ये नेशनल आइकन है भाई साहब, ये इंडिया का नेशनल आइकन है, क्योंकि उस समय वो बोल रहा था नहीं नहीं, इस्लाम को कन्वर्ट करके वापस नहीं जाऊंगा, इस्लाम बढ़िया रिलीजन है। अब वो कल से पूजा पाठ कर रहा है, तो आरफा खानम शेरवानी भी सोच रही होगी यार इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, तुम लोग का ट्रस्ट ही गलत लोगों पे है। तुम कभी ट्रस्ट जोहरान पर करोगी, ऐसे कैसे चलेगा यार। तुम लोग बहुत जख्म देते हो अरफा को, बेचारी महिला, सीधी सादी भोली भाली घुंघराले महिला नहीं बालों, औरत, महिला नहीं औरत। वो मेरी मेरी भलाई है वो महिला बोलने में, सॉरी, हाँ उनकी तरफ से औरत जी। हाँ, इस्लाम में औरतें होती है, सनातन धर्म में महिलाएं स्त्री होती है, इस्लाम हम्म। में औरतें होती तो है। वाकई आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त बीजेपी की, आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स तो चल रही हैं, सैनी जी ने अपना पूरा शेड्यूल उधर की तरफ मोड़ रखा है। अगर आप देखें तो हर सेकेंड डे, थर्ड डे पे वो वहीं होते हैं, इनफैक्ट हरियाणा में कम और पंजाब में ज्यादा होते हैं। और जो इन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष भी चेंज कर दिया है, तो काफी चेंजेस लेकर आ रहे हैं जी। देखिए, चेंजेस तो आपको उस दिन समझ आना चाहिए थे जिस दिन रवनीत सिंह बिट्टू जी के राज्यसभा नहीं भेजेगा और उन्होंने खुद कहा कि मेरा पंजाब को लेकर के फोकस है। पहले हम ये समझते हैं कि 1984 होने के बाद भी कांग्रेस जीतती क्यों है पंजाब में। जब तक हम इस चीज को डिकोड नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पंजाब में कांग्रेस के पास खिलाड़ी कौन कौन से थे, यही रवनीत सिंह बिट्टू थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जो अभी पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे। लेकिन पंजाब की सिख कम्युनिटी, जट कम्युनिटी भी इनको क्यों वोट करती थी? देखिए, ये जो पूरा प्रो खालिस्तान और अलगाववाद और ये सारा चीज दिखता है, ये 10 से 15% है। मेजॉरिटी 1984 के बाद भी रियलाइज किया, जो 10 साल जब राष्ट्रपति शासन में रहा, तो कि उनका नुकसान हुआ है। वो वोट कांग्रेस को करते थे। मेजॉरिटी जो इस आइडियोलॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई हमेशा ही, कि वो देश को एक रख सके। अब आप पहले इस बार पंजाब इलेक्शन को देखो, 5 कॉर्नर सीट फाइट होने वाली। मैं देख रहा था स्टेट्स सारे, जो मेरा फेवरेट काम है, आपको पता है, मन लगता है मुझे। तो लास्ट टाइम 2024 इलेक्शन में 26.79% आम आदमी पार्टी को वोट मिला, 26.25% कांग्रेस को वोट मिला, और इतने ही वोट के अंतर में आम आदमी पार्टी जीती 7 सीटें और 3 सीटें वो जीती कांग्रेस, और एक शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, अमृतपाल वाली सीट। इस बार आप पहले हम कंटेंडर देख लें तो बीजेपी है, अकाली है, अकाली दल अमृतसर है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, प्लस ये किसान विसान वाले भी निर्दलीय लड़ेंगे। यानी टेक्निकली 5 कॉर्नर है, यानी यहां 28% जो वोट शेयर लेके जाएगा, कंप्लीट मतलब बढ़िया थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगा। 28% वोट शेयर यू नीड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब राइट नाउ। आपको 30, 35, 40% वाली लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं चाहिए। सो बीजेपी आइंग ऑन 50% वोट शेयर अभी राइट नाउ, कि 50% लेंगे तो उसमें 28-29 तो हमारा आ जाए। दलित वोट, ऑफकोर्स नैब सिंह सैनी फैक्टर, जो सुपरमैन की तरह एक यहां वहां हो रहे हैं, पंजाब हरियाणा, हरियाणा पंजाब। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू, अब आपने सुना होगा कि कल इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग थी राघव चड्ढा के साथ, और साक्षी जोशी ने पूरा भड़कते हुए एक वीडियो बनाया, बोला बताओ ये इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग में क्या कर रही थी, ये क्या कर रहे हैं, हमें सब पता है। एक्चुअली राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, ये दो लोग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, एंड हरभजन सिंह। बड़ी जल्दी आप हरभजन सिंह से देखेंगे कि वो नारकोटिक्स, ड्रग, इन सब मुद्दों पर किस प्रकार से एक्टिव होगा। और पूरी सबसे बड़ी बात जो मैसेज गई पंजाब में कि देखो पूरी पंजाब सरकार शिरोमणि अकाली दल के शिरोमणि अकाली दल बोलो, अकाल तख्त के आगे किस प्रकार से नतमस्तक है, किस प्रकार से ये सारा, यानी रूल ऑफ लॉ जो है यहां चल रहा है, ये सारी चीज में इसमें जो फंसे भगवंत मान, तो उनका भी फोकस कंप्लीट पंजाब के ऊपर हो नहीं पा रहा है। लेकिन बीजेपी वहां फोकस्ड है।
तो बीजेपी जिस सेगमेंट को ट्राई कर रही है, आप देखो कि इस बार जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो निकाय चुनाव रहे उसमें किसी पार्टी ने जो सत्ता में इतना खराब परफॉर्म किया, 1000 से नीचे सीटें लेके आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो भी अच्छा इस तरह का फिर भी परफॉर्म किया वो वापस सरकार में नहीं आया निकाय चुनाव में। वो हिस्ट्री उठाइए आप 2015 में, 2020 में, 25 में वो रहा है, इनफैक्ट 17 में, 22 में। तो ये सारी चीजें जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट कर रही हैं और बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस इसलिए अच्छा काम कर रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी काम करने को कांग्रेस के पास नहीं है। आप ये समझो गायत्री, कांग्रेस यहां पूरा पैसेज दे रही है बीजेपी, क्योंकि भाई मैं आम आदमी पार्टी का कंटेंडर नहीं हूं, मेरी लड़ाई ही नहीं है आम आदमी पार्टी से। हम पंजाब में जीतना ही नहीं चाहते चुनाव, क्योंकि पंजाब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है। लड़ किससे रही है आम आदमी पार्टी? बीजेपी से। तो नेचुरल अपोनेंट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बना लिया। अब आप देखिए, बीजेपी ने बंगाल ही नहीं बिहार इलेक्शन से स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी। बिहार इलेक्शन लड़ना है, बिहारी बन गए, मोदी जी घुमा रहे गमछा, जियर राजा। बंगाल में पूरी की पूरी बीजेपी मछली खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। उन्होंने तो ट्वीट भी किया था कि भाई झालमुड़ी नहीं खा रहे हैं, 10 रुपए की पूरी टीएमसी सरकार को खा गए 10 रुपए में। अब आप देखोगे कि यहां पर अब पंजाबियत दिख रही है आपको, कोर पंजाब के नेताओं को आगे किया जा रहा है। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी वेल कैलकुलेटेड लग रही है मुझे। और पंजाब नेल बाइटिंग फिनिश देने वाला है, मजा देगा पंजाब अगले 4-5 महीने। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है एक्चुअली मुझे पंजाब लग रहा है, क्योंकि यूपी का हमें पता है कि योगी जी संभाल ले जाएंगे। एक पूरा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे जब असम और वेस्ट बंगाल के हो रहे थे तो ज्यादा ध्यान हमारा वेस्ट बंगाल पे था, क्योंकि असम हमें पता था मामा जी संभाल लेंगे, हेमंत आप बिस्वा देखो ना, अभी अमित शाह जी ने जो ड्रग फ्री इंडिया की बात करी है वो 2 ही स्टेट के लिए की है, सबको पता है। एक मणिपुर, वहां तो अमेरिकन पकड़े भी गए थे आर्म्स ट्रेनिंग देते हुए। वो कभी और किस्सा बताऊंगा कि कैसे मोदी जी ने ट्रंप के साथ मीटिंग में खुले में बात की है। वो आपने एपिसोड मैंने देखा, वो आपने नहीं किया उसके ऊपर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वहां जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ था। खैर यहाँ पे आते बैक, वहां भी जो 7 समंदर पार बैठे हुए हैं डीप स्टेट वाले, वो पंजाब को भी इसी प्रकार से करना चाहता है। लेकिन पंजाब में खेल बदल गया है, क्योंकि पंजाब के ऊपर जो क्रैकडाउन बीजेपी करना चाहती है, या तो हम कंप्लीट सत्ता में आए या इतना नंबर लेके आए कि हमारे बिना किसी की सरकार ना बने, तो राष्ट्रपति शासन, तब भी हमारी सरकार, और फिर हम तोड़ेंगे। तोड़ना क्यों है? क्योंकि भाई पाकिस्तान का अभी भी जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ है वो ये कार्टेल के थ्रू बचा हुआ है। पंजाब में जितने विभाजनकारी शक्तियां वो इसी कार्टेल के पैसे को यूज करती है, ड्रग कार्टेल। तो ड्रग कार्टेल पे आप देखो, अमित शाह जी ने क्रैकडाउन जो शुरू किया है कि 3 साल में ड्रग फ्री इंडिया बनाएंगे। अब पंजाब तो उसके लिए आपको जीतना ही पड़ेगा, जैसे नक्सल। बहुत मजेदार होने वाला है पंजाब इलेक्शन लग रहा है, और पूरी नौटंकी होगी अरविंद केजरीवाल की। आई वुडंट बी सरप्राइज उनको थप्पड़ उप्पड़ थोड़े एक्स्ट्रा पड़ जाए, क्योंकि उनको वो ड्रामे करवाने में बड़ा मजा आता है ना, थप्पड़ खाने में और फिर विक्टिम कार्ड के। पर इस बार ना अरविंद केजरीवाल के पास लोग नहीं है, फीस नहीं है इस बार, देखा जाए तो ही डजंट हैव पीपल। भगवंत मान, सबको पता है क्या इमेज है, खुद अरविंद केजरीवाल। प्रॉब्लम इस पूरे इलेक्शन में लगती है, कांग्रेस उस तरह से फाइट नहीं कर रही है जिस तरह से मैं फाइट करते हुए देखना चाहता हूं। कांग्रेस जितना अच्छा फाइट करेगी ना, बीजेपी के लिए चांसेस उतने अच्छे बनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पूरा स्पेस छोड़ दिया है। नहीं, बट ये उनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमेशा से स्पेस छोड़ते रहे। दिल्ली के इलेक्शन में भी उन्होंने यही किया था, आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस छोड़ी थी। तब तो पंजाब, इसका मतलब ये कि आप पंजाब से कंप्लीट खत्म होना चाहते हो, तब तो बधाई हो 2029 की, एडवांस में मुझसे ले लो, क्योंकि बंगाल में हो नहीं, और बंगाल में ममता भी नहीं हो पाएगी अब तो। यूपी में यूपी नहीं घुसने देंगे भाई। यूपी में तो तब घुसोगे ना जब यूपी में कुछ अच्छा बेटर परफॉर्म कर लोगे। इस बार तो रूथलेस राजनीति यूपी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो बधाई हो, कर्नाटका में कुछ दिन टिके रहो, हिमाचल हार ही जाओगे भविष्य में, मेरी शुभकामनाएं ले लो, मैं इतना ही दे सकता हूं मेरे पास। नहीं, वो हसीन सपने देख रहे हैं कि जब रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी तब कांग्रेस वापस आएगी और मुसलमानों का मसीहा बनके फिर एक बड़ी पार्टी के रूप में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बनेंगे। कर्नाटका में सरकार है ना उनकी, तो वो हसीन सपनों में चल रहे हैं अभी।
आप देखो कि उस हसीन सफरों के चक्कर में जो भी गुजरात में बचा हुआ था वो लुटवा दिया। आम आदमी पार्टी, आप देखो, पहले वो सूरत के आसपास छाई, दूसरी जगह पे छाई। अब आम आदमी पार्टी आज के समय में सबको पता है कि गुजरात में नंबर 2 पार्टी हो गई है। तो वो उनका अब नंबर 2 पार्टी होने के बाद सारा मुस्लिम और सेकुलर वोट किधर जाएगा? कांग्रेस की तरफ जाएगा। वो कभी अपना वोट वेस्ट नहीं करते। इस पिछली बार 16% पे था, इस बार आम आदमी पार्टी 24% वोट शेयर पर जाएगी, आप देख लेना गुजरात में। तो बढ़िया है, पता चला कि रीजनल पार्टी को तो खत्म करने ऐसा खत्म तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जहाँ पे कांग्रेस वांट्स टू विथड्रॉ एंड लेट आम आदमी कम इनटू पावर। मुझे नहीं लगता प्रियंका इस चीज को एग्री करेगी, क्योंकि देखिए छोटे युवराज के पास एक परिवार है, फिर से गायब है हफ्ते 10 दिन से। मैं सुन रही हूँ उनका कोई अता पता लापता है। तो बेचारे उसके परिवार, बच्चे भी हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उनको भी तो देख चाहिए होता है ना, परिवार का देख रेख करनी पड़ती है ना। तो हो सकता है वो विड्रॉ करना चाह रहे हो सकता है प्रियंका गांधी इस चीज को एग्री नहीं कर रही हो। कुछ तो अंदर ऐसा है जो एड अप नहीं कर रहा है इस पूरी अगर पॉलिटिक्स में। अगर ऐसी चीज और ये नौबत आ जाएगी तब तो इंटायर कांग्रेस बीजेपी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रही है। फिर तो 4 कॉर्नर फाइट हो जाएगा बीजेपी को। अब ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी तब तो और बुरा होगा लेटर ऑन। ये हो सकता है इस इलेक्शन को आम आदमी पार्टी अगर बिल्कुल खाली हो जाए कांग्रेस तो बचा ले जाए, मार्जिन से, थोड़ा बहुत मार्जिन से वो बचा ले जाए, मैं मानता हूं। लेकिन अगली बार नहीं बचा पाएंगे, अगली बार स्वीप हो जाएगी जैसे बंगाल में हुआ। तो ये तो सुसाइड हुआ। अब इस सुसाइडल टेंडेंसी के बाद अगर वो चाहती है कि भाई मैं 2029 में कुछ मुकाबला करूंगा, तब तो भाई अलग ही बात कहानी है। फिर तो हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी, मैं यही इतना ही बोल सकता हूँ एडवांस में। अभी थोड़े थोड़े दिन पहले ही होंगे ये हैप्पी बर्थडे जून, आई थिंक जून में ही। अगले साल का उनके हैप्पी बर्थडे से मेरा और इंडिया टुडे का कोई रिलेशन नहीं। इंडिया टुडे को हर साल लगता है कि वो मैच्योर हो गया, और मुझे हर साल लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ राहुल गांधी की मैच्योरिटी अब कम होती जा रही है। कुछ दिन में उन्हें वो पेंशन मिलने लगेगी सीनियर सिटीजन वाली जो मिलती है ना, वो बुजुर्ग वाली पेंशन भी मिलने लगेगी, बस 5 साल की बात है। यूपी में नया रूल आने वाला है, मुझे पता है कि 15,000 रुपए जो कमाता है महीने के, उसको फिर बुजुर्ग वाली पेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर राहुल गांधी को पेंशन नहीं मिल पाएगा। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अभिषेक का चैनल अभिषेक तिवारी शो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।